हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मोनू कुमार, नर्सिंग ट्यूटर, श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बागपत। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ईसीटी के बारे में। जो हमारा ईसीटी टॉपिक है ये किससे सब्जेक्ट से रिलेटेड है? ये है मेंटल हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड। तो लेट स्टार्ट द टॉपिक ईसीटी। ईसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, और इसी को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो शॉक थेरेपी। ठीक है, तो ईसीटी के दो नाम हो सकते हैं। आप ईसीटी को इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी बोल सकते हो, इलेक्ट्रो शॉक थेरेपी भी बोल सकते हो। ठीक, तो सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं। जो हमारे ईसीटी है वो हमारे किसने, एक दो साइंटिस्ट थे, किसने के द्वारा ये एक रिसर्च की गई थी। तो ईसीटी किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी? यूगो सर्लिटी एंड ल्यूसिनो बिन्नी, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ईसीटी को इंट्रोड्यूस किया था 1938 में। ठीक है, उन्होंने क्या बोला? ईसीटी क्या है? एक सोमैटिक थेरेपी होती है। उन्होंने क्या बोला? ईसीटी क्या है? सोमैटिक थेरेपी है। ये किसका पार्ट है? सोमैटिक थेरेपी का। ठीक है, तो अब हम अपने टॉपिक को आगे की मूव करते हुए पढ़ते हैं ईसीटी की डेफिनेशन की। ईसीटी की डेफिनेशन क्या है? ठीक, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं डेफिनेशन के ऊपर। तो ईसीटी में क्या करते हैं हम? डेफिनेशन। तो ईसीटी में हम क्या करते हैं? जो हमारा पेशेंट होता है उसके ब्रेन में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं टू प्रोड्यूस द ग्रानुअल सीजर। ग्रानुअल सीजर को प्रोड्यूस करने के लिए जो पेशेंट का ब्रेन होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। तो ईसीटी की यदि मैं बात करूँ, ईसीटी क्या होता है? ईसीटी के अंदर हम क्या करते हैं? पेशेंट के ब्रेन में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं टू प्रोड्यूस द आर्टिफिशियल ग्रानुअल सीजर। आर्टिफिशियल ग्रानुअल सीजर को प्रोड्यूस करने के लिए पेशेंट के ब्रेन में क्या है? इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, वो होता है हमारा ईसीटी। ठीक है, तो ईसीटी क्या होता है? इन ईसीटी टू पासेस द इलेक्ट्रिक करंट इन द brain to produce the artificial granular seizure। ठीक है, तो ईसीटी में हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं ब्रेन में। क्यों करते हैं? टू प्रोड्यूस द ग्रानुअल सीजर को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक, फिर उसके बाद पढ़ते हैं इसके कुछ पैरामीटर पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। पैरामीटर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि कितना इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। यदि मैं वोल्टेज की बात करूं तो कितना वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे? 70 से लेकर अप टू 130 वोल्ट। यदि मैं एवरेज की बात करूं, एवरेज कितना हो सकता है? 110 वोल्ट। ये वोल्ट में हो गया। यदि कोई आपसे एम्पियर में पूछे तो एम्पियर कितना हो सकता है? 200 से लेके 1600 एम्पियर्स। ठीक है, ये पैरामीटर हो गए इलेक्ट्रिक करंट के। यदि वोल्टेज में पूछे कि वोल्टेज में कितना इलेक्ट्रिक करंट पास करना है तो 70 से लेके 130, एम्पियर में पूछे तो 200 से लेके 600। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ते हैं इसका ड्यूरेशन। ड्यूरेशन कितना हो सकता है? 0.7 सेकंड से टू 1.5 सेकंड तक इसका क्या है? ड्यूरेशन हो सकता है। ठीक है, ये सब इसके क्या है? पैरामीटर हुए, पैरामीटर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हमने क्या है? डेफिनेशन पढ़ लिया। उसके बाद इसके पैरामीटर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद पढ़ते हैं इसके टाइप ऑफ सीजर, टाइप्स ऑफ सीजर। जैसे कि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट क्यों पास करते हैं? टू प्रोड्यूस द आर्टिफिशियल ग्रानुअल सीजर। जो आपका ग्रानुअल सीजर होता है इसमें क्या होता है?
वोलेटाइल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जिसके अंदर हम क्या है ग्रानुअल सीजर के अंदर दो चीजें पढ़ते हैं, एक टोनिक सीजर, एक क्लोनिक सीजर। जो आपका टोनिक सीजर होता है, यदि मैं उसके ड्यूरेशन की बात करूं वो कितना हो सकता है 10 से 15 सेकंड, और आपका क्लोनिक सीजर कितना हो सकता है उसका टाइम ड्यूरेशन 30 से 60 सेकंड। ठीक है, अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि पेशेंट के अंदर टोनिक सीजर आया है कि क्लोनिक सीजर जनरेट हुआ है? तो उसको एक आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है टोनिक सीजर का। उसमें क्या होता है कि जो आपका प्लंटर होता है वो एक्सटेंशन हो जाता है, उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या होगा, प्लंटर एक्सटेंशन हो जाएगा। जबकि जब आपका टोनिक सीजर आपकी फेज कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपका कौन सा फेज स्टार्ट होगा, क्लोनिक सीजर वाला फेज स्टार्ट होगा, जिसका ड्यूरेशन होगा 30 से 60 सेकेंड। ठीक है, फिर बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यदि मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करूं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो ईसीटी का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है, एग्जैक्ट नहीं है, अननोन है। फिर भी कुछ बायोलॉजिकल थ्योरी होती है जो बोलती है कि जो ड्यूरिंग ईसीटी क्या होता है, हमारे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर में चेंज होता है। जो हमारे क्या होता है, जैसे कि आपका सेरोटोनिन लेवल, नॉन एपिनेफ्रिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनको क्या है इंक्रीज करती है। यदि मैं इसका एग्जैक्ट कॉज बोलूं तो वो क्या है, अननोन है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह से ईसीटी हमारा काम करती है, वो अननोन है। पर फिर भी कुछ हाइपोथेसिस या फिर एक बायोलॉजिकल थ्योरी है जो बोलती है कि ड्यूरिंग ईसीटी क्या होता है, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर में चेंजेस होता है जो आपका सेरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर को क्या है इंक्रीज करती है। तो अब हमने क्या पढ़ा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो अब बात करते हैं इसका टाइप ऑफ ईसीटी, ईसीटी के टाइप्स के बारे में। तो ईसीटी क्या होते हैं, मेनली आप क्या है दो टाइप से इंट्रोड्यूस कर सकते हो। कौन कौन से, डायरेक्ट मेथड से और मॉडिफाइड मेथड से। तो टाइप ऑफ ईसीटी के अंदर टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आता है आपका डायरेक्ट ईसीटी। तो जैसे कि नाम से क्लियर है कि इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ईसीटी प्रोवाइड करते हैं। मींस इसमें क्या है, विदाउट एनेस्थेटिक और मसल्स रिलैक्सेशन ड्रग्स दिए बिना ही क्या है ईसीटी को देते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें क्या है, डायरेक्ट ईसीटी में विदाउट एनेस्थेटिक एंड मसल्स रिलैक्सेशन ड्रग्स गिवन द ईसीटी। ठीक है, तो डायरेक्ट ईसीटी में हम क्या करते हैं, विदाउट एनेस्थेटिक एंड मसल्स रिलैक्सेशन ड्रग्स दिए बिना ही क्या है ईसीटी को प्रोवाइड कराते हैं, ईसीटी को देते हैं। ठीक, फिर दूसरा आता है आपका दूसरा मेथड, जो आपका दूसरा टाइप्स आता है वो आता है मॉडिफाइड ईसीटी। मॉडिफाइड ईसीटी, तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें मॉडिफाइड ईसीटी में एनेस्थेटिक और आपका जो मसल्स रिलैक्सेशन ड्रग्स देते हैं, उसके बाद ही हम क्या है ईसीटी को प्रोवाइड कराते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो नाउअडेज, यदि मैं आज नाउअडेज अभी हॉस्पिटल की बात करूँ या फिर आप साइकेट्रिक हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको कौन सी ईसीटी देखने को मिलेगी, मॉडिफाइड ईसीटी। ठीक है, तो अब क्या होता है कि आपको यह पेशेंट होता है तो उसको क्या मॉडिफाइड ईसीटी देते हैं। इसमें क्या करते हैं, आपको एनेस्थेटिक एंड मसल्स रिलैक्सेशन ड्रग्स आर गिवन। ठीक है, तो टाइप ऑफ ईसीटी के अंदर जो हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा था डायरेक्ट ईसीटी, इसमें क्या करते हैं हम विदाउट एनेस्थेटिक और मसल्स रिलैक्सेशन ड्रग्स दिए बिना ही हम क्या है पेशेंट को ईसीटी देते हैं। मॉडिफाई में क्या करते हैं, हमने मॉडिफाई कर दी कोई चीज़ें तो उसमें हम क्या है एनेस्थेटिक और मसल्स रिलैक्सेशन ड्रग्स देते हैं, उसके बाद हम क्या है ईसीटी इंट्रोड्यूस करते हैं। नाउअडेज हॉस्पिटल में क्या है मॉडिफाइड ईसीटी यूज़ की जाती है, डायरेक्ट ईसीटी अब इतनी यूज़ में नहीं है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा टाइप ऑफ ईसीटी के बारे में। तो अब पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी एंड टोटल नंबर ऑफ ईसीटी।
फ्रीक्वेंसी एंड टोटल नंबर ऑफ ईसीटी कि ईसीटी की कितनी फ्रीक्वेंसी हो सकती है। तो यदि मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं वो हो सकती है 3 टाइम्स इन ए वीक। तो वीक में आपको क्या है, सिर्फ 3 टाइम ही आपको क्या ईसीटी प्रोवाइड करानी है। तो यदि मैं बोलूं एक वीक में सिर्फ 3 बार ईसीटी देनी है, क्या हम कंटिन्यू ईटीसी दे सकते हैं? नहीं। आपको क्या करना है, जो आपके 1 वीक के अंदर आपको एक दिन छोड़ के, सपोज करो पेशेंट को आपने ईसीटी मंडे में दी है, उसके बाद आपको क्या है ट्यूसडे में आपको अवॉइड करना है। जो आपकी नेक्स्ट ईसीटी दी जाएगी पेशेंट को, कब दी जाएगी? वेडनेसडे को। तो इस तरह से हम क्या है अल्टरनेटिव डे में पेशेंट को ईसीटी प्रोवाइड करते हैं। तो 1 वीक के अंदर आप क्या है 3 टाइम्स तक ही क्या है पेशेंट को ईसीटी दे सकते हैं अल्टरनेटिव डेज। यदि आपने मंडे में ईसीटी दी है तो आपको ट्यूसडे में आपको कॉन्ट्राइंडिकेट रखना है, ट्यूसडे में अवॉइड करना है, उसके बाद आपको क्या है वेडनेसडे में आपको ईसीटी प्रोवाइड करानी है। ये हुई इसकी फ्रीक्वेंसी। यदि मैं इसके टोटल नंबर ऑफ ईसीटी की हम बात करूं कि एक ह्यूमन बीइंग अपनी टोटल लाइफ में कितनी ईसीटी ले सकता है, तो आप कितनी इंट्रोड्यूस करा सकते हो ईसीटी? सिर्फ और सिर्फ 25 टाइम्स। सिर्फ और सिर्फ 25 टाइम्स तक हम क्या है एक पेशेंट को उसकी लाइफ लॉन्ग में ईसीटी प्रोवाइड करा सकते हैं। क्यों करा सकते हैं? इससे ज़्यादा क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि इसका रीज़न है, यदि आप 25 से ज़्यादा कराओगे तो उसमें क्या है न्यूरॉन रेजिस्टेंस पावर क्या है आपका स्टैटिक्स होती है, उससे फिर उसके बाद उसकी न्यूरोट्रांसमीटर में कोई भी चेंजेस देखने को लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका, यदि हम फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो 1 वीक में आप क्या 3 टाइम्स दे सकते हो। यदि टोटल मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ ईसीटी वो कितने हो सकते हैं? 25 हो सकती है। और ये डिपेंड करती है आपकी ईसीटी सीवीटी के ऊपर। सीवीटी में आप कितने दे सकते हो उसको? 6 से 12 आपका क्या हो, आपका मिनिमम हो गया यदि सीवीटी सीवियर है। और यदि आपका मैक्सिमम पूछे तो मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 25 टाइम्स ही होगा। फिर उसके बाद पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड। ड्यूरिंग ईसीटी आप क्या है इलेक्ट्रोड को प्लेस करोगे तो उसके लिए आप 2 मेथड यूज कर सकते हो, आप यूनिलेटरल और बायलेटरल। इसके अंदर भी हम क्या है 2 एप्लीकेशन मेथड पढ़ते हैं इलेक्ट्रोड को प्लेस करने के लिए। तो फर्स्ट वन आता है आपका यूनिलेटरल इलेक्ट्रोड। तो जैसे कि नाम से क्लियर है, यूनि मीन्स एक सिंगल वन साइड। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो पेशेंट का टेम्पोरल लोब है उसमें जो पेशेंट का नॉन डोमिनेंट साइड होती है वहाँ पे क्या है एक सिंगल इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं। सपोज करो कि मेरा डोमिनेंट हैंड क्या है राइट हैंड साइड है, तो यदि मैं इलेक्ट्रोड को प्लेस करने की मैं बोलूँ तो आप कहाँ पे करोगे? लेफ्ट साइड में, नॉन डोमिनेंट साइड में। तो यूनिलेटरल में क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोड तो आपका जो आपका वर्टेक्स होता है टॉप ऑफ हेड पे वहाँ पे प्लेस करोगे, और दूसरी इलेक्ट्रोड आप कहाँ पे प्लेस करोगे? उसके नॉन डोमिनेंट साइड की साइड में आपको इलेक्ट्रोड प्लेस करनी है। ठीक है, तो इसमें आपको क्लियर हुआ यूनिलेटरल इलेक्ट्रोड के में। अब पढ़ते हैं बायलेटरल इलेक्ट्रोड। तो बायलेटरल इलेक्ट्रोड में हम क्या है, जो हमारा टेम्पोरल जो लोब होता है उसके दोनों तरफ हमें क्या है इलेक्ट्रोड को प्लेस करना है। और वो कैसे करते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा नहीं है कि हम टेम्पोरल जो हमारा लोब है उसमें कहीं पे भी हम इलेक्ट्रोड प्लेस कर लेंगे। उसके लिए एक मेथड होता है, जो आपका ये आइज होती है, ये आइज का क्या है आउटर कैंथस होता है, ये आपका जो ट्रेगस होता है ईयर का इसको बोलते हैं पिन्ना। जो ट्रेगस होता है ये उभरा हुआ जो पार्ट होता है इसको ट्रेगस बोलते हैं। ये आपका क्या है आई का आउटर कैंथस हो गया। तो आपको बायलेटरल इलेक्ट्रोड में कहाँ पे प्लेस करनी है? आउटर कैंथस से जो आपका ट्रेगस होता है उनके बीच में आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। फिर इन दोनों का जो आपका मिड पॉइंट होगा, इन दोनों के लाइन के बीच का जो मिड पॉइंट होगा उससे 2.4 से 2.5 to 4 सेंटीमीटर अब वो आपको क्या है इलेक्ट्रोड प्लेस करनी है। तो यदि मैं बायलेटरल इलेक्ट्रोड की मैं बात करूँ कि बायलेटरल इलेक्ट्रोड में आपको इलेक्ट्रोड कहाँ प्लेस करनी है, जो आपका सपोज करो ये आई है, ये आई का क्या है आउटर कैंथस हुआ, ये क्या है ईयर है, और ये क्या है ट्रेगस है। तो आउटर कैंथस से और ट्रेगस का एक बीच में आप लाइनिंग खींचेंगे। इन लाइनिंग के बीच में जो आपका मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट से 2.5 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर या फिर
1 से 1.5 इंच अबव आपको क्या है इलेक्ट्रोड प्लेस करनी है टेम्परल रीजन पे, टेम्परल लोब पे। तो बायलेटरल इलेक्ट्रोड आपको पता लग गया, यूनिलेटरल और बायलेटरल इलेक्ट्रोड एप्लीकेशन ऑफ प्लेसमेंट के बारे में मैंने बता दिया आपको। यूनिलेटरल में क्या करते हैं, वन साइड आपको क्या है नॉन डोमिनेंट साइड में क्या है इलेक्ट्रोड प्लेस करनी है, जिसमें आप क्या है वन जो आपकी इलेक्ट्रोड होगी टॉप ऑफ वर्टेक्स ऑफ हेड पे होगी। सेकंड जन आप जो सेकंड इलेक्ट्रोड प्लेस करोगे वो नॉन डोमिनेंट साइड में, मतलब यदि पेशेंट राइट हैंडेड है तो उसके क्या है आप लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रोड को प्लेस करोगे। उसका करने का रीजन हो सकता है कि उसके कॉम्प्लिकेशन को डिक्रीज करने के लिए, उसके कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए। यदि मैं बायलेटरल इलेक्ट्रोड की बात करूँ तो बायलेटरल आपका जो टेम्पोरल लोब होता है उसको दोनों तरफ इलेक्ट्रोड को क्या प्लेस करना है। तो प्लेस करने का तरीका क्या होता है, जो आपका आउटर कैंथस होता है आई का और जो ईयर का ट्रैगस होता है, इन दोनों से आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। फिर स्ट्रेट लाइन खींच के जो इसका मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट से 2.5 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर अबव क्या है आपको इलेक्ट्रोड प्लेस करनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है दूसरा आई से रिलेटेड, यदि आपको आई क्लीन करनी है तो आप किस मेथड से करोगे। तो आई क्लीन करने के लिए आप क्या है, ये आपका इनर कैंथस टू आउटर कैंथस आपको क्या है आई को क्लीन करना है इस तरह से। इनर कैंथस टू आउटर कैंथस आपको क्या है आई क्लीन करनी है। तो ये हमने पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड के बारे में। तो अब पढ़ते हैं इसके इंडिकेशन कि कौन कौन से इंडिकेशन होते हैं जिसमें हमें क्या है ईसीटी प्रोवाइड करानी है। यदि मैं इंडिकेशन की बात करूं तो इसमें फर्स्ट इंडिकेशन हो सकता है इंडिकेशन, तो इसमें फर्स्ट इंडिकेशन हो सकता है आपका सीवियर डिप्रेशन। यदि पेशेंट सीवियर डिप्रेशन में है तो भी आप क्या पेशेंट को ईसीटी प्रोवाइड करा सकते हो। दूसरा इंडिकेशन होता है आपका सुसाइडल टेंडेंसी, सुसाइडल टेंडेंसी। थर्ड आता है आपका बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, जिसमें हम पढ़ते हैं मेनिया और डिप्रेशन। इसमें भी क्या है आप ईसीटी प्रोवाइड करा सकते हो। जितने भी आपके साइकोसिस डिसऑर्डर होते हैं उसमें मेनली आप क्या है ईसीटी प्रोवाइड कराते हैं। यदि मैं साइकोसिस और न्यूरोसिस दोनों की डिफरेंशिएट की मैं बात करूं कि साइकोसिस और न्यूरोसिस को आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे, आपका एक बेसिक होता है जो आपका साइकोसिस होता है उसमें क्या है इनसाइट एब्सेंट होती है, इनसाइट क्या है एब्सेंट होती है। न्यूरोसिस डिसऑर्डर में क्या होता है इनसाइट प्रेजेंट होती है। जो साइकोसिस डिसऑर्डर होते हैं वो मेजर इलनेस होते हैं, आपका न्यूरोसिस क्या है माइनर इलनेस होते हैं। साइकोसिस के अंदर आपको क्या है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। यदि हम बात करूं न्यूरोसिस में, उसमें आपको ऐसा कुछ नहीं है, उसमें आपको हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की क्या है रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें क्या है आपका डेल्यूजन, इल्यूजन और हेलुसिनेशन आपका क्या है प्रेजेंट होता है। इसमें क्या है आपका नहीं होता है। ठीक है, तो यदि हम बात करें जितने भी साइकोसिस डिसऑर्डर होते हैं उसमें आपको क्या है ईसीटी इज मस्ट गिवन। इसमें क्या है आपको ईसीटी प्रोवाइड करानी है। इसमें जितने भी न्यूरोसिस डिसऑर्डर होते हैं उसमें आपको ईसीटी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। यदि मैं न्यूरोसिस डिसऑर्डर की बात करूँ कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि आपका एंजाइटी हुआ, एंजाइटी, फोबिया या हिस्टीरिया या एनिडोनिया, तो ये सब क्या होता है आपका न्यूरोसिस डिसऑर्डर होते हैं। तो न्यूरोसिस डिसऑर्डर में नो रिक्वायरमेंट टू इंट्रोड्यूस द ईसीटी, पर जितने भी साइकोसिस डिसऑर्डर होते हैं उसमें आपको रिक्वायरमेंट होती है ईसीटी प्रोवाइड करने की। तो यहाँ पे भी यही है आपका इंडिकेशन में क्या आता है बाइपोलर मूड डिसऑर्डर होते हैं जिसमें मेनिया और डिप्रेशन, ये कौन से होते हैं आपका साइकोसिस डिसऑर्डर होते हैं। ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर होते हैं, इसमें क्या है आपका जो मेनिया डिप्रेशन होता है ये आपका बाइपोलर मूड डिसऑर्डर होते हैं। तो इसमें क्या है आपको ईसीटी प्रोवाइड करनी है, ये साइकोसिस डिसऑर्डर होते हैं। यदि मैं नेक्स्ट इंडिकेशन की बात करूं कौन सा हो सकता है, इफ पेशेंट डज नॉट टेकन फूड एंड फ्लूइड, तो उसमें भी क्या है आपको ईसीटी प्रोवाइड करनी है।
यदि मैं फोर्थ वन इंडिकेशन की बात करूं, इफ एंटी साइकोटिक ड्रग्स आर नॉन इफेक्टिव, यदि पेशेंट को हमने एंटीसाइकोटिक ड्रग्स दिए हैं उसके बाद भी पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, देन वी शुड गो फॉर ईसीटी। ठीक है, तो ये कुछ आपका जैसे कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया हुआ, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, ये कुछ इंडिकेशन होता है जिसमें हम क्या है ईसीटी प्रोवाइड करा रहे हैं, इंडिकेशन कि हमें किन किन सिचुएशन में इंडिकेशन को देना है। तो सीवियर डिप्रेशन में भी आप ईसीटी को प्रोवाइड करोगे, सुसाइडल टेंडेंसी हुई या बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, मेनिया डिप्रेशन में, इफ पेशेंट डज नॉट टेकन फूड एंड फ्लूइड, यदि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का नॉन इफेक्टिव रिएक्शन आ रहा है, यदि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स लेने के बाद भी पेशेंट ट्रीट नहीं हो रहा, तो उसके बाद हम क्या है ईसीटी प्रोवाइड कराएंगे। फिर उसके बाद यदि कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया पेशेंट को, उसमें भी हम क्या है ईसीटी देंगे। ठीक है, तो ये कुछ हमारे इंडिकेशन हुए कि हमें किन किन सिचुएशन में क्या है ईसीटी को देना है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, यदि मैं मोस्ट कॉमन कोज की बात करूं कि आपको मोस्ट कॉमन कोज कौन सा हो सकता है, सीवियर डिप्रेशन। सीवियर डिप्रेशन में हमेशा क्या पेशेंट को ईसीटी प्रोवाइड करानी है, मोस्ट कॉमन। फिर उसके बात करूं इसके कॉन्ट्राइंडिकेट की, किन किन सिचुएशन में आपको ईसीटी को कॉन्ट्राइंडिकेट रखना है। कॉन्ट्राइंडिकेट, तो इसमें फर्स्ट जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है वो होता है एब्सोल्युटली, जिसमें आपको कॉन्ट्राइंडिकेट रखनी है ईसीटी, वो होता है एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इफ पेशेंट इंक्रीज आईसीपी। यदि पेशेंट का आईसीपी बढ़ा हुआ है तो उसमें क्या है आपको कॉन्ट्राइंडिकेट रखनी है ईसीटी। क्यों? क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि ड्यूरिंग ईसीटी क्या है पेशेंट का आईसीपी और बढ़ जाता है। यदि पेशेंट का आईसीपी बढ़ा हुआ है तो उसमें आपको एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेट रखनी है ईसीटी। यदि मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं जो आपका हो सकता है वो हो सकता है यदि प्रेगनेंसी टाइम पे भी आपको क्या ईसीटी कॉन्ट्राइंडिकेट रखनी है। थर्ड वन आ सकता है आपका हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन में, ठीक है। उसके बाद आ सकता है आपका सीएचएफ में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जैसे कि एमआई हुआ, उसमें आ सकता है कॉन्ट्राइंडिकेट रखनी है। यदि पेशेंट ने मेटालिक प्रोसीजर इंट्रोड्यूस किया गया पहले से इंट्रोड्यूस, तो उसमें भी आपको क्या है कॉन्ट्राइंडिकेट रखनी है। जैसे कि यदि पेशेंट को क्या है आपने पेसमेकर इंट्रोड्यूस किया है, पेसमेकर एस्टेनोड, यदि हार्ट में आपने क्या पेसमेकर को इंट्रोड्यूस किया है तो उसमें भी क्या है आपको कॉन्ट्राइंडिकेट रखनी है, ठीक है। तो ये कुछ आपको सिचुएशन दी गई है, किन किन सिचुएशन में आपको क्या है ईसीटी को कॉन्ट्राइंडिकेट रखना है। एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेट हो गया आपका ड्यूरिंग, यदि पेशेंट का आईसीपी बढ़ा हुआ है तो उसमें कॉन्ट्राइंडिकेट रखनी है। प्रेगनेंसी टाइम पे भी आपका क्या है कॉन्ट्राइंडिकेट होता है। हाइपरटेंशन या फिर सीएचएफ वाला पेशेंट हुआ, एमआई वाला पेशेंट हुआ, या फिर जिसके अंदर कुछ मेटालिक प्रोसीजर इंट्रोड्यूस किया है जैसे पेसमेकर ऑफ हार्ट हुआ, तो उसमें भी क्या है आपको ईसीटी को क्या है कॉन्ट्राइंडिकेट रखना है, ठीक है। तो इंडिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन हमने दोनों पढ़ लिए हैं। तो अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं इसको लेकर टॉपिक को। तो नेक्स्ट वन अब पढ़ेंगे इसके बारे में रोल ऑफ नर्स। रोल ऑफ नर्स, यदि एज ए नर्स क्या है वो ईसीटी को इंट्रोड्यूस कर रही है तो उसमें क्या है नर्स का क्या रोल होता है। प्री प्रोसीजर, इंटर प्रोसीजर और पोस्ट प्रोसीजर, तो एज ए नर्स क्या रोल हो सकता है, ठीक है। यदि मैं प्री प्रोसीजर की बात करूं, प्री प्रोसीजर करने से पहले नर्स का क्या रोल होगा। सबसे पहले उसका रोल होगा टू असिस्ट द पेशेंट, टू असिस्ट द पेशेंट, पेशेंट को असिस्ट करेगी। उसके बाद क्या है वो जो उसका कंसल्टेशन फॉर्म होगा उस पर सिग्नेचर लेगी। फिर उसके बाद क्या है जो पेशेंट के फैमिली मेंबर है उनको नॉलेज प्रोवाइड कराएगी उसके इंडिकेशन के बारे में और उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में, या फिर मैं बोलूँ उसके साइड इफेक्ट के बारे में, ठीक है। वो क्या है एज ए नर्स हमारा रोल होता है कि हम क्या है पेशेंट को सबसे पहले असिस्ट करेंगे। फिर उसके बाद क्या है पेशेंट को असिस्ट करने के बाद जो उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं उसको क्या है हम ईसीटी के रिगार्डिंग क्या है
एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे उसके साइड इफेक्ट के बारे में और उसके क्या है इंडिकेशन के बारे में, ठीक है। और उसके एज ए पेशेंट सबसे पहले फिर एज ए उसके कंसल्टेशन फॉर्म पे भी हमें क्या सिग्नेचर कराने हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका कि जिस पेशेंट को हमें ईसीटी करनी है उसको हमें क्या है एनपीओ पे रखना है, नील पर ओरली, कुछ खाने पीने को नहीं देना है। कितने 6 to 8 आवर्स तक, अप टू 6 to 8 आवर्स तक हमें क्या है पेशेंट को एनपीओ पे रखना है। थर्ड पॉइंट आ गया असिस्ट द बेसलाइन डाटा, जिसके अंदर आता है आपका वाइटल साइन। तो करने से पहले क्या है हमें असिस्ट करना है बेसलाइन डाटा, पेशेंट के वाइटल साइन को असिस्ट करना है। फिर इसके बाद आता है आपका प्री प्रोसीजर में कि जो पेशेंट होता है उसके हेयर को क्या है शैम्पू करना है, शैम्पू ऑफ हेयर्स। क्यों करना है? क्योंकि जो ऑयल होता है वो क्या है बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ऑयल क्या करेगा करंट को पास नहीं करेगा। और मैंने जैसे कि पहले अपनी जो ईसीटी क्लास जब स्टार्ट हुई थी उसकी डेफिनेशन में बोला था कि ईसीटी में हम क्या करते हैं आपका ब्रेन में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं टू प्रोड्यूस द आर्टिफिशियल ग्रानुलर सीजर। तो इसमें हम क्या करेंगे प्री प्रोसीजर में शैम्पू करेंगे पेशेंट के हेयर में। क्यों करेंगे? जो ऑयल होता है बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी को क्या है सप्लाई नहीं होने देगा, ठीक है। यदि फिफ्थ पॉइंट की बात करूं उस ईसीटी प्रोवाइड करने से पहले फिफ्थ पॉइंट में आप क्या कर सकते हो, जो पेशेंट के जितने भी मेटेलिक जो आपके इक्विपमेंट होते हैं, सपोज करो जो भी उसने मेटेलिक आर्टिकल्स जो वेयरिंग कर रखे हैं उनको क्या है रिमूव करना है। जैसे कि यदि पेशेंट की वॉच हुई या ज्वेलरी या फिर कॉन्टैक्ट लेंस या डेंचुरिस होता है कि जो आर्टिफिशियल जो दांत होते हैं उनको क्या है लगाते हैं। तो प्री प्रोसीजर में आपका क्या है मेटेलिक जो आर्टिकल्स वेयरिंग के हैं पेशेंट ने, सपोज करो वॉच या ज्वेलरी या फिर कॉन्टैक्ट लेंस या फिर डेंचुरिस, वो क्या है आपको रिमूव करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद होता है 6 पॉइंट लूज द पेशेंट क्लॉथ। यदि पेशेंट के टाइट क्लोज है, कपड़े टाइट पहने हुए हैं, तो उसको क्या हमें लूज करना है, ठीक है। फिर जो उसमें आपका जो नेक्स्ट पॉइंट होता है मोस्ट इंपोर्टेंट, वो क्या होता है प्री प्रोसीजर में हमें क्या है एक ड्रग्स इंट्रोड्यूस करते हैं, एक ड्रग्स देते हैं जिसका नाम है एट्रोपिन। प्री प्रोसीजर के अंदर ही क्या है एट्रोपिन ड्रग्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। क्यों करते हैं? एट्रोपिन क्यों देते हैं? टू प्रिवेंट एस्पायरेशन से प्रिवेंट करने के लिए और टू रिड्यूस द सीक्रेशन को कम करने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, ठीक है, कि प्री प्रोसीजर में जो एट्रोपिन होता है वो क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं? क्यों करते हैं? टू प्रिवेंट एस्पायरेशन और टू रिड्यूस द सीक्रेशन को कम करने के लिए। यदि मैं इसके डोज की बात करूं, एट्रोपिन जो डोज होती है उसको कितना देते हैं 0.6 mg, ठीक है। ये इसकी डोज की बात करी कि कितना देते हैं 0.6 mg, और क्यों देते हैं? टू प्रिवेंट एस्पायरेशन और टू रिड्यूस द सीक्रेशन को कम करने के लिए। तो ये क्या है आपका प्री प्रोसीजर कुछ रोल हुए नर्स के जो मैंने डिस्कस किया आपको, कि सबसे पहले क्या है पेशेंट को क्या है असिस्ट करेगी, उसके कंसल्टेशन फॉर्म को क्या है वहाँ पे साइन कराएगी। फिर उसके बाद जो पेशेंट के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको इंट्रोड्यूस कराएगी ईसीटी के बारे में। हमेशा ध्यान रखना प्री प्रोसीजर में कभी भी हम पेशेंट को नहीं बताएंगे कि उसको क्या हम ईसीटी प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। उससे क्या होगा पेशेंट का एंजाइटी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। तो प्री प्रोसीजर में जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे उसके इंडिकेशन के बारे में और साइड इफेक्ट के बारे में जो ईसीटी प्रोवाइड करा रहे हो। फिर उसके बाद जो पेशेंट होता है उसको एनपीओ पे रखने हैं 68 आवर्स के लिए। फिर उसके बाद जो उसके बेसिक लाइन जो डाटा होते हैं जो वाइटल साइन है वो हमें क्या कलेक्ट करने हैं। फिर उसके बाद जो पेशेंट का यदि शैम्पू करना है हमें, क्योंकि जो ऑयल होता है वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इस वजह से यदि पेशेंट ने कुछ ज्वेलरी वगैरह मेटेलिक जो चीज़ें वो पहनी हुई है तो वो हमें रिमूव करनी है, क्योंकि हमें क्या है इलेक्ट्रिक करंट पास करना है उसके लिए। फिर उसके बाद यदि पेशेंट
को क्या है कि इसके लिए हम एट्रोपिन सल्फेट ड्रग्स देते हैं टू प्रिवेंट द एस्पायरेशन और टू रिड्यूस द सीक्रेशन को कम करने के लिए। और इसमें क्या करते हैं, ईसीटी प्रोवाइड करने से पहले हमेशा क्या है, एम्प्टी द बाउल एंड ब्लेडर, बाउल एंड ब्लेडर वो भी क्या है हमें एम्प्टी करना है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हुए प्री प्रोसीजर से रिगार्डिंग। ये रोल होते हैं एज ए नर्स की प्रोसीजर करने से पहले नर्स को किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, ये प्री प्रोसीजर आपका कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं इंट्रा प्रोसीजर कि इंट्रा प्रोसीजर में आपका एज ए नर्स क्या रोल है। इंट्रा प्रोसीजर तो इंट्रा प्रोसीजर में क्या है कि सबसे पहले पेशेंट को क्या है आप कंफर्टेबल पोजीशन दोगे, उसको क्या है सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करनी है पेशेंट को और वो कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड कराओगे। ठीक है, और उसके बाद इसमें क्या है इंट्रा में फर्स्ट वन की बात करूं टू प्रोवाइड द कंफर्टेबल पोजीशन। कंफर्टेबल पोजीशन पेशेंट को क्या है कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी है। फिर उसके बाद इंट्रा प्रोसीजर में आपको क्या है पेशेंट को आपको हाइपर ऑक्सीजन ट्रीट करना है, 100% ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है इंट्रा प्रोसीजर में। तो सेकंड पॉइंट हो गया टू इंट्रोड्यूस या एडमिनिस्ट्रेशन द 100% ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपने क्या किया पेशेंट को सबसे पहले कंफर्टेबल पोजीशन दी, कौन सी पोजीशन सुपाइन पोजीशन। फिर उसके बाद क्या है आपने 100% ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन किया। फिर इंट्रा प्रोसीजर में आप क्या है मसल्स रिलैक्सेशन ड्रग्स भी इंट्रोड्यूस करते हो, मसल्स रिलैक्सेशन जिसका नाम है सक्सेनालाइल कोलिन। सक्सेनालाइल कोलिन जो होता है आपका मसल्स रिलैक्सेशन ड्रग्स होता है, मसल्स रिलैक्सेशन ड्रग्स होता है। ठीक है, तो यदि मैं बात करूं जब भी आप मसल्स रिलैक्सेशन जो ड्रग्स दे रहे हो उसको देने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि आपको क्या है ये जो आपका मसल्स रिलैक्सेशन जो ड्रग्स होता है उसकी पहले हम डोज की बात करूं कि डोज कितनी हो सकती है इसकी 1 mg पर बॉडी वेट। ठीक है, जब भी आप पेशेंट को मसल्स रिलैक्सेशन जो ड्रग्स दे रहे हो उसको देने से पहले आपको क्या है उसके हैंड में क्या है बीपी कफ को आपको इन्फ्लेट करना है, बीपी कफ को बांधना है। यदि मैं उसके रीडिंग की बात करूं कितना हो सकता है वो 200 mg तक जो आपका बीपी कफ होता है उसको आपको इन्फ्लेट करना है, उसमें हवा भरनी है और उसके रीडिंग को आपका क्या है 200 mg तक आपको क्या है उसको इन्फ्लेट करना है। ये आप जो मसल्स रिलैक्सेशन जो ड्रग्स दे रहे हो उसके देने से पहले करनी है ये सारी चीजें। ठीक है, क्यों करनी है क्योंकि हमें क्या है पेशेंट के सीजर को ऑब्जर्व करना है। देने से पहले आपको क्या है ये जो आपका साइलेंट कोलिन जो ड्रग्स होता है मसल्स रिलैक्सेशन ड्रग्स उसको देने से पहले पेशेंट के एक हाथ में बीपी कफ को इन्फ्लेट करना है, कितना 200 mg तक क्यों करना है उसके सीजर को एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करने के लिए जानने के लिए। ठीक है, ये आपका मसल्स रिलैक्सेशन ड्रग्स हुआ। फिर इसकी बात करूँ थियोफेंटल सोडियम, ये क्या है सेडेटिव ड्रग्स होता है या फिर या सेडेटिव या एंटी एंजाइटी होता है। तो इंट्रा प्रोसीजर में भी हम क्या है थियोफेंटल सोडियम भी पेशेंट को देते हैं। वो कितना इसकी डोज हो सकती है, इसकी डोज हो सकती है 3 to 5 mg पर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये सब क्या हुआ इंट्रा प्रोसीजर हुआ। तो इंट्रा प्रोसीजर में आपने किन किन बातों का ध्यान रखा, एक तो प्रोवाइड को पेशेंट को क्या है कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड की, कौन सी पोजीशन आपने पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में रखा। सेकंड वन आता है आपका आपने पेशेंट को क्या है 100% ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन की। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कि आपको क्या है इंट्रा प्रोसीजर में आपको मसल्स रिलैक्सेशन जो आपको ड्रग्स देना है सक्सेनालाइन कोलाइन उसको देने से पहले आपको हमेशा बात ध्यान रखना कि पेशेंट के एक हाथ में बीपी कफ को इन्फ्लेट करना है, कितना करना है 200 mg। तो क्यों करना है मसल जो आपका मसल रिलैक्सेशन ड्रग्स देने से पहले क्यों करना है क्योंकि आपको क्या है सीजर की एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, फिर इसके बाद यदि मैं आपका आगे फर्दर की बात करूँ इसमें भी क्या है इंट्रा प्रोसीजर में आपको थियोफेंटल सोडियम जो ड्रग्स होता है सेडेटिव ड्रग्स होता है उसको क्या है आपको इंट्रोड्यूस करना है उसकी एंजाइटी लेवल को डिक्रीज करने के लिए। ठीक,
फिर एक बात ध्यान रखना कि जब भी हम सक्शनल कोलिन जो ड्रग्स दे रहे हैं उसका हमें एक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है, आपका रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, इसका आपका कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। तब भी आप सक्शनल कोलिन जो ड्रग्स देते हो पेशेंट को रेस्पिरेटरी आपका डिफिकल्टी देखने को मिल सकती है। क्यों मिल सकते हैं? क्योंकि ये मसल्स रिलैक्सेशन जो ड्रग्स होता है आपको डायफ्राम को भी क्या है रिलैक्स कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा जब भी आप पेशेंट को ईसीटी प्रोवाइड करा रहे हो तो उसको कराने से पहले आपको क्या है, जितने भी आप सपोज करो कि वेंटिलेशन या फिर ईटी ट्यूब आपको क्या है हमेशा पास में रखनी है ईसीटी रूम में, ताकि पेशेंट को क्या है इससे हम क्या है आपको केयर प्रोवाइड करा सके इमीडिएटली। तो ये क्या बात हुई आपकी इंट्रा प्रोसीजर। हमने पढ़ लिया प्री प्रोसीजर के बारे में, हमने पढ़ा है इंट्रा प्रोसीजर के बारे में हम पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं पोस्ट प्रोसीजर कि पोस्ट प्रोसीजर में एज ए नर्स क्या रोल होता है। पोस्ट प्रोसीजर रोल ऑफ नर्स। तो पोस्ट प्रोसीजर में क्या हो सकता है, सपोज करो पेशेंट की ईसीटी हो गई, अब वो पोस्ट ऑपरेटिव रूम में आ गया, तो सबसे पहले हमेशा क्या करना है, पेशेंट को आपको असिस्ट करना है, उसके वाइटल साइन को असिस्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टू असिस्ट द वाइटल साइन, वाइटल साइन को असिस्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप क्या कर सकते हो कि पेशेंट को यदि सिक्रेशन हो रहे हैं तो उसको एस्पायरेशन से प्रिवेंट करने के लिए आप क्या पेशेंट को साइडलाइन पोजीशन प्रोवाइड करा सकते हो। कौन सी पोजीशन, साइडलाइन पोजीशन आपको प्रोवाइड करानी है। ठीक है, फिर उसके बाद क्योंकि आपने पेशेंट को क्या है एनेस्थेटिक या मसल रिलैक्सेशन जो ड्रग्स दिया था उसकी वजह से पेशेंट क्या है रीओरिएंट नहीं हो पाएगा जल्दी से। ठीक है, तो उसमें आपको क्या है हमेशा पेशेंट को इसमें रीओरिएंट करना है पेशेंट को, रीओरिएंट द पेशेंट इन आवर सराउंडिंग। है ना, इसमें क्या हो सकता है पेशेंट को हमें क्या है, यदि पेशेंट हमारे पोस्ट केयर रूम में आया तो हमें एज ए नर्स हमें क्या करना, पेशेंट को रीओरिएंट करना है, हमें बताना है कि आप यहाँ पे हो, आपका ये प्रोसीजर किया गया था और आप अब ठीक हो जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, आप जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन होगा वैसे वैसे आपकी हेल्थ में क्या है इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या किया, उसके पेशेंट के वाइटल साइन को असिस्ट किया, फिर उसके बाद आपने क्या पेशेंट को साइडलाइन पोजीशन प्रोवाइड की, फिर उसके बाद रीओरिएंट किया। फिर जो आपका फोर्थ वन होता है जो हमेशा ध्यान रखना है आपका, वो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है सेफ्टी। तो एज ए नर्स आपको क्या है पेशेंट की सेफ्टी प्रिकॉशन को भी ध्यान रखना है कि पेशेंट को इंजरी से क्या है बचाना है। क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि आपने पेशेंट को क्या है आपने वहाँ पे एनेस्थेटिक जो होता है आपका सेक्शनल कोलाइन जो मसल रिलैक्सेशन जो ड्रग्स दिए थे और जो आपने क्या है थियोफेंटल सोडियम दिया था, तो उसकी वजह से क्या है पेशेंट को रीओरिएंट होने की वजह से क्या है इंजरी होने का चांस हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है पेशेंट को प्रिकॉशन ध्यान रखनी है कि उसको इंजरी से आपको क्या बचा के रखना है पोस्ट ऑपरेटिव में, ये चीज़ें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया रोल ऑफ नर्स, हमने प्री प्रोसीजर पढ़े हैं कि प्री प्रोसीजर ड्यूरिंग प्री प्रोसीजर एज ए नर्स उसको किन किन बातों का ध्यान रखना है। हमने उसके बाद इंट्रा प्रोसीजर पढ़े हैं कि इंट्रा प्रोसीजर में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हमने पोस्ट प्रोसीजर में पढ़ा है कि पोस्ट प्रोसीजर में एज ए नर्स क्या रोल प्ले करती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद पढ़ते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन कि आपको कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं यदि आपने पेशेंट को ईसीटी प्रोवाइड की हुई है। तो सबसे पहला आपका कॉम्प्लिकेशन जो हो सकता है वो हो सकता है आपका कॉम्प्लिकेशन का आपका अंदर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है जो आपको ध्यान रखना है वो देखने को मिलता है रेट्रोग्रेड एमनेशिया। रेट्रोग्रेड एमनेशिया आपको कॉम्प्लिकेशन में देखने को मिल सकता है ईसीटी में। इसमें क्या होता है जो पेशेंट होता है उसकी जो पास्ट मेमोरी होती है उनको रिकॉल नहीं कर पाता। तो ये क्या होता है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। कॉम्प्लिकेशन के अंदर आप पेशेंट को क्या देखने को मिल सकता है, रेट्रोग्रेड एमनेशिया देखने को मिल सकता है। और पेशेंट को ड्राउजीनेस फील हो सकती है, ड्राउजीनेस हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, नोजिया और वोमिटिंग और टंग बाइट
तो टंग बाइट से प्रिवेंट करने के लिए आप इंटर प्रोसीजर में क्या कर सकते हो, माउथ गैग को अप्लाई कर सकते हो। किससे प्रिवेंट करने के लिए, टंग बाइट से प्रिवेंट करने के लिए। और आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन इसमें देखने को मिल सकते हैं, या फर्दर कॉम्प्लिकेशन की बात करूं, हेडेक पेशेंट के अंदर आपको क्या है, हेडेक देखने के लिए मिल सकता है। और क्या हो सकता है आपका, रीओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा कॉम्प्लिकेशन में। तो ठीक है, ये कुछ आपके कॉम्प्लिकेशन हुए ड्यूरिंग ईसीटी। तो आपका फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या हुआ, रेट्रोग्रेड एमनेशिया हुआ, ड्राउजीनेस हो सकता है, नोज़िया वोमिटिंग हो सकता है, टंग बाइट हो सकता है, हेडेक हो सकता है, रीओरिएंटेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक जो हमारा ईसीटी है वो कंप्लीट हुआ। तो फर्दर एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ कि ईसीटी के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हम ईसीटी के बारे में पढ़ा था, जो ईसीटी है वो क्या होता है, ईसीटी की डेफिनेशन, जो बिन्नी है और जो आपका सरलिटी है, उन्होंने 1938 में क्या है ईसीटी को इंट्रोड्यूस किया था। फिर उसके बाद यदि मैं ईसीटी की बात करूँ तो ईसीटी क्या होती है, ईसीटी में हम क्या, आपका ब्रेन में आर्टिफिशियली जो कन्वर्जेशन को जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ा था हमने जो पैरामीटर्स होते हैं ड्यूरिंग ईसीटी, आपको वोल्टेज में कितना रखना है, 70 से 130 वोल्टेज रखना है। यदि एवरेज की बात करूँ 110 वोल्टेज आपको रखना है। ड्यूरेशन की बात करूँ 0.6 सेकंड से लेकर 1.5 सेकंड हो सकता है। यदि एम्पेयर की बात करूँ 200 से 600 आपका एम्पेयर हो सकता है। ये आपको क्या है, आपके कुछ पैरामीटर्स थे। फिर मैं टाइप्स ऑफ सीजर की बात करूँ तो ग्रानुअल सीजर में हमने उसके अंदर दो चीज़ें पढ़ी थी, टोनिक जो सीजर और क्लोनिक सीजर। जो आपका टोनिक सीजर होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है 10 से 15 सेकंड होता है, उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क पड़ा था, उसको फ्लेंटर एक्सटेंशन हो जाएगा। उसके बाद जो आपका क्लोनिक सीजर आपका देखने को मिलेगा जिसका टाइम ड्यूरेशन हो सकता है 30 से 60 सेकंड। फिर उसके बाद पढ़ा था हमने इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ईसीटी का वो अननोन है, पर कुछ एक बायोलॉजिकल जो थोड़ी होती है वो बोलती है कि ड्यूरिंग ईसीटी क्या होता है, आपका न्यूरोट्रांसमीटर इंक्रीज होता है, जैसे आपका डोपामिन जो आपका सेरोटोनिन हुआ या फिर नॉन एपिनेफ्रिन जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है वो इंक्रीज होता है। फिर उसके बाद पढ़ा था इसके टाइप ऑफ ईसीटी, उसके अंदर हमने दो टाइप पढ़े थे, आपका मॉडिफाई पढ़ा था और डायरेक्ट ईसीटी पढ़ा था। डायरेक्ट ईसीटी में हम क्या डायरेक्ट ईसीटी प्रोवाइड कराते हैं, मॉडिफाई में हम मॉडिफाई ईसीटी प्रोवाइड कराते हैं। फिर उसके बाद मैंने पढ़ा था इसकी फ्रिक्वेंसी के बारे में कि कितनी दे सकते हैं, 3 टाइम्स इन ए वीक दे सकते हैं, और टोटल मैक्सिमम कितनी 25 हो सकते हैं। मिनिमम जो सीवियरिटी का डिपेंड हो सकती है कि इस पेशेंट की सीवियरिटी के अकॉर्डिंग हम क्या ईसीटी प्रोवाइड कराएंगे। फिर उसके बाद मैंने पढ़ा था इसके एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड के बारे में कि यूनिलेटरल बायलेटरल जो इलेक्ट्रोड होती है वो किस तरह से और कहाँ पे आपको प्लेस करनी है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था इसके इंडिकेशन कि किन किन सिचुएशन में हम क्या ईसीटी को प्रोवाइड करना है। फिर उसके बाद पढ़ा था हमने इसके कॉन्टेंडिकेशन की किन किन सिचुएशन में आपको क्या ईसीटी को कॉन्टेंडिकेट रखना है। फिर उसके बाद पढ़ा था हमने इसके रोल ऑफ नर्स, जिसके अंदर हम पढ़ा था प्री प्रोसीजर एज ए नर्स क्या रोल प्ले करती है, इंटर प्रोसीजर क्या क्या रोल प्ले करती है, और आपका पोस्ट प्रोसीजर में एज ए नर्स क्या क्या रोल प्ले करती है। फिर उसके बाद पढ़ा था हमने इसके कॉम्प्लिकेशन। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा ईसीटी टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ना, और वीडियो की क्वालिटी को आप इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। इससे रिगार्डिंग आपको जो भी क्वेरी होगी वो हमारे आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कमेंट के द्वारा आपको जो भी क्वेश्चन होगा उनका आंसर दिया जाएगा, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर भी क्या है आप उस पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।